गोदान पेंशन में गरीबी दिखाई, निर्मला में बेबसी और कायाकल्प में हेलो फ्रेंड। उन्होंने एक आदमी को अपनी आत्मा बेचते दिखाया। कायाकल्प पेंशन का सबसे खतरनाक प्रयोग। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, विषय सूची। कायाकल्प उपन्यास का परिचय। मुख्य पात्र। कायाकल्प का कथानक। कायाकल्प उपन्यास का मूल समस्या। कायाकल्प उपन्यास का मुख्य विषय। कायाकल्प उपन्यास का उद्देश्य। कायाकल्प में यथार्थ और आदर्श का समन्वय। कायाकल्प में पुनर्जन्म और चमत्कार। कायाकल्प में सामाजिक और वैज्ञानिक पहलू। कायाकल्प का विस्तृत विश्लेषण। कायाकल्प की आज के समय में प्रासंगिकता। कायाकल्प का निष्कर्ष। तो चलिए, ये साहित्यिक यात्रा को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए। लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936 हिंदी और उर्दू साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में स्थापित हैं। उनका मूल नाम धनपत राय था और वे वाराणसी के निकट लम्ही गांव में जन्मे। प्रेमचंद ने साहित्य को केवल कला के रूप में नहीं, अपितु सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में देखा। उनकी रचनाओं में गरीबी, शोषण, जाति भेद, महिला विमर्श और राष्ट्रीय चेतना जैसे विषयों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। उनके प्रमुख उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और कायाकल्प शामिल हैं। प्रेमचंद की विशेषता रही है कि वे कभी भी पात्रों को काल्पनिक आदर्शों में नहीं बांधते, अपितु उन्हें उनके सामाजिक आर्थिक संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। कायाकल्प 1928 उनके साहित्यिक जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रयोगशील चरण है, जहां उन्होंने शुद्ध यथार्थवाद से हटकर अलौकिक तत्वों को भी उपन्यास में समावेशित करने का साहस किया। यह उनकी रचनाधर्मिता की विविधता और विस्तार का प्रमाण है। कायाकल्प उपन्यास का परिचय। कायाकल्प का प्रकाशन 1928 ईस्वी में वाणी प्रकाशन द्वारा किया गया। यह उपन्यास कुल 320 पृष्ठों का है और हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसकी विधा सामाजिक यथार्थवादी है, परंतु इसमें अलौकिक पौराणिक तत्वों का भी समावेश है। 1920 का दशक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय आंदोलन तेज हो रहा था। समाज में पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था, परंतु साथ ही जाति भेद, सांप्रदायिकता और पारिवारिक टूटन जैसी समस्याएं भी गहरा रही थी। प्रेमचंद ने इसी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में कायाकल्प की रचना की। इस उपन्यास को प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों से अलग करने वाली विशेषता यह है कि यहाँ लेखक ने केवल सामाजिक यथार्थ को नहीं, अपितु आध्यात्मिक चेतना, जन्मांतरवाद और विज्ञान की सीमाओं जैसे दार्शनिक प्रश्नों को भी उठाया है। प्रकाशन के समय यह उपन्यास अपने प्रयोगशील स्वरूप के कारण चर्चा का विषय बना रहा। मुख्य पात्र। चक्रधर उपन्यास का नायक। परिचय और पृष्ठभूमि। चक्रधर उपन्यास का मुख्य नायक है, एक युवक जो भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक विद्वेष और सामंती अहंकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना रखता है। वह एक साधारण परिवार से संबंधित है, परंतु उसकी चेतना उसे सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है।
चक्रधर का चरित्र उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक है जो पारंपरिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। चरित्र के आंतरिक द्वंद। चक्रधर का चरित्र संक्रमणकालीन है, पारंपरिक मूल्य और आधुनिक विचारों के बीच फंसा हुआ। सामाजिक चेतना, जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, समानता का सपना, व्यक्तिगत संघर्ष, अपनी पहचान बदलने की असफल चेष्टा, दाम्पत्य दुविधा, अहल्या के प्रति आकर्षण परंतु आत्मिक संयोग में असमर्थता, चरित्र का विकास और ट्रेजिक फ्लो। चक्रधर का चरित्र ट्रेजिक फ्लो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवाह रखता है। वह बदलाव चाहता है परंतु स्वयं पूर्ण रूप से बदल नहीं पाता। उसकी यात्रा यह दर्शाती है कि केवल बाहरी विद्रोह पर्याप्त नहीं है, वास्तविक परिवर्तन के लिए आंतरिक चेतना में भी परिवर्तन आवश्यक है। चक्रधर उपन्यास के मुख्य प्रश्न कायाकल्प संभव है या नहीं का केंद्रीय उत्तरदाता बन जाता है। अहल्या, पति, भक्ति और आत्मिक गहराई की मूर्ति, पारंपरिक नारीत्व का प्रतीक। अहल्या चक्रधर की पत्नी है और पारंपरिक भारतीय नारी का प्रतीक। पति भक्ति में समर्पित, सहनशील और आत्मिक गहराई रखने वाली। वह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखती है परंतु उसका जीवन केवल भौतिक सुखों से पूर्ण नहीं है। द्वंद्व और विकास। अहल्या के चरित्र में द्वंद्व उपस्थित है। बाहरी स्तर पर पति भक्ति और पारंपरिक समर्पण की मूर्ति, आंतरिक स्तर पर बागेश्वरी के उपदेश से आत्मिक जागृति की खोज। उपन्यास की मूल समस्या में भूमिका। अहल्या का चरित्र उपन्यास की मूल समस्या दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चक्रधर और अहल्या के संबंधों के माध्यम से प्रेमचंद ने दर्शाया है कि केवल विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता। अहल्या की साधना और आत्मिक संयोग की खोज उपन्यास के केंद्रीय संदेश की पुष्टि करती है। रानी देवप्रिया, अलौकिक चेतना का प्रतीक, अलौकिक कथा की नायिका। रानी देवप्रिया उपन्यास की दूसरी कथा, अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक धारा की नायिका है। वह एक ऐसी चेतना का प्रतीक है जो कई जन्मों की यात्रा करती है। इस चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने अपने पारंपरिक यथार्थवाद से हटकर एक साहसिक प्रयोग किया। जन्मांतर और आत्मबोध। रानी देवप्रिया की कथा में जन्मांतरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है। उसकी आत्मा विभिन्न शरीरों में यात्रा करती है। प्रत्येक जन्म एक नई सीख देता है, अंततः आत्मबोध की स्थिति तक पहुंचना। दार्शनिक भूमिका। रानी देवप्रिया का चरित्र मेटाफिजिकल आयाम जोड़ता है। वह यह दर्शाती है कि मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक कायाकल्प केवल एक जन्म में, केवल शारीरिक स्तर पर संभव नहीं है। उसकी यात्रा विज्ञान की सीमाओं और आत्मज्ञान की अनंत संभावनाओं को उजागर करती है। ठाकुर विशाल सिंह, अहंकार और सामंती सत्ता का प्रतीक, प्रतिनायक का चरित्र। ठाकुर विशाल सिंह उपन्यास का प्रतिनायक विलेन है, अहंकार और सामंती सत्ता का प्रतीक। वह एक ऐसा चरित्र है जो अपनी सामाजिक शिष्टता के आधार पर दूसरों को दबाने का प्रयास करता है। चक्रधर के विरोधाभास के रूप में भूमिका। ठाकुर विशाल सिंह का चरित्र चक्रधर के आदर्शवाद के विरोधाभास के रूप में कार्य करता है। चक्रधर समानता चाहता है, ठाकुर विषमता को बढ़ावा देता है। सामाजिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व। यह चरित्र उस सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय समाज की जड़ें जमाए हुई थी।
उसका अहंकार और दम्भ यथार्थवादी चित्रण है कि परिवर्तन के रास्ते में कौन कौन से बाधक हैं। लौंगी आदर्श प्रेम और भक्ति की मूर्ति। आदर्शवादी चरित्र लौंगी उपन्यास में आदर्श प्रेम और भक्ति की मूर्ति है। यह एक ऐसा चरित्र है जो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम करता है। उपन्यास की मूल समस्या में योगदान। लौंगी के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने दाम्पत्य प्रेम के आदर्श को स्थापित किया है। केवल शारीरिक आकर्षण नहीं अपितु आत्मिक संबंध, केवल भौतिक सुख नहीं अपितु साधना और समर्पण, विलास और तृष्णा के विरुद्ध पवित्र प्रेम का प्रतिपादन। चक्रधर अहल्या के विपरीत उदाहरण। लौंगी का चरित्र चक्रधर और अहल्या के विलासी संबंध के विपरीत उदाहरण के रूप में कार्य करता है। जहाँ चक्रधर अहल्या का दाम्पत्य जीवन असंतोष से भरा है, वहाँ लौंगी का प्रेम पूर्णता का प्रतीक है। बागेश्वरी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, उपदेशक का चरित्र। बागेश्वरी एक ऐसी स्त्री पात्र है जो अहल्या को जीवन के गूढ़ अर्थ समझाती है और उसे आत्मिक साधना की ओर प्रेरित करती है। वह उपन्यास में आध्यात्मिक मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है। नारी चेतना का विस्तार। बागेश्वरी का चरित्र प्रेमचंद की नारी चेतना को दर्शाता है। वे नारी को केवल पीड़ित या समर्पित पत्नी के रूप में नहीं अपितु ज्ञान दात्री और मार्गदर्शक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। आदर्श और यथार्थ का सेतु। बागेश्वरी का उपदेश यथार्थ और आदर्श के बीच सेतु का कार्य करता है। वह अहल्या को यथार्थ में रहकर भी आदर्श की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाती है। संघर्ष संतुलन का प्रतीक। मध्य मार्गी चरित्र। संघर्ष उपन्यास में पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच संतुलन का प्रतीक है। वह न तो चक्रधर की तरह क्रांतिकारी है और न ही ठाकुर की तरह प्रतिक्रियावादी। समन्वयवादी दृष्टिकोण। संघर्ष का चरित्र यह दर्शाता है कि परिवर्तन केवल विद्रोह से नहीं अपितु समझदारी और संतुलन से भी संभव है। वह उपन्यास में एक विवेकशील और तटस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। गौण पात्र और उनकी भूमिका। यशोदानंदन पारंपरिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। ख्वाजा महमूद सांप्रदायिक सद्भाव और सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व। मुंशी ब्रजधर मध्यम वर्गीय जीवन और उसकी समस्याओं का चित्रण। निर्मल युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं और संघर्ष। पात्र संरचना का समग्र विश्लेषण। द्वैध संरचना का प्रतिबिंब। उपन्यास की पात्र संरचना इसकी द्वैध कथा संरचना को प्रतिबिंबित करती है। यथार्थवादी पात्र चक्रधर अहल्या ठाकुर विशाल सिंह संगधर। अलौकिक आदर्शवादी पात्र रानी देवप्रिया लौंगी बागेश्वरी। पात्रों के माध्यम से विषय प्रतिपादन। प्रत्येक पात्र उपन्यास के केंद्रीय विषय। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता, सामाजिक न्याय और आत्मिक कायाकल्प को एक विशेष कोण से प्रस्तुत करता है। पात्र चित्रण की सफलता और सीमाएं। प्रेमचंद ने कोई भी पात्र एकांकी नहीं बनाया। सभी में संघर्ष और विरोधाभास मौजूद है, परंतु कुछ समीक्षकों ने माना कि रानी देवप्रिया का चरित्र अन्य पात्रों से जुड़ा नहीं है और उपन्यास की एकरूपता को तोड़ता है।
कायाकल्प के मुख्य पात्र चक्रधर, अहिल्या, रानी देवप्रिया, ठाकुर विशाल सिंह, लौंगी और बागेश्वरी सभी उपन्यास के केंद्रीय संदेश की अभिव्यक्ति है। चक्रधर यथार्थ में संघर्ष करता है, अहिल्या आत्मिक गहराई खोजती है, रानी देवप्रिया अलौकिक यात्रा पर है और लौंगी आदर्श प्रेम का प्रतीक है। इन सभी पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य का वास्तविक कायाकल्प, वास्तविक परिवर्तन केवल एक स्तर पर नहीं अपितु भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर संभव है। कायाकल्प उपन्यास का कथानक, प्रारंभिक परिस्थितियां और चक्रधर का परिचय। उपन्यास का मुख्य नायक चक्रधर एक युवक है जो भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक विद्वेष और सामंती अहंकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना रखता है। वह एक साधारण परिवार से संबंधित है, परंतु उसकी चेतना उसे सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। चक्रधर का मूल संघर्ष यह है कि वह अपनी जाति बदलना चाहता है। वह मानता है कि यदि उसे एक नया शरीर, एक नई पहचान मिल जाए तो वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकेगा। यह विचार उपन्यास के शीर्षक कायाकल्प से सीधे जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है शरीर का पूर्ण परिवर्तन। चक्रधर की यह चाहना केवल व्यक्तिगत नहीं अपितु उस पूरी पीढ़ी का प्रतीक है जो पारंपरिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। चक्रधर और अहिल्या का दाम्पत्य जीवन। चक्रधर की पत्नी अहिल्या पारंपरिक भारतीय नारी का प्रतीक है, पति भक्ति में समर्पित, सहनशील और आत्मिक गहराई रखने वाली। परंतु उनका दाम्पत्य जीवन केवल भौतिक सुखों से पूर्ण नहीं है। चक्रधर अपने सामाजिक परिवर्तन के सपनों में इतना उलझा हुआ है कि वह अहिल्या के साथ आत्मिक संयोग स्थापित नहीं कर पाता। प्रेमचंद ने इस दाम्पत्य संबंध के माध्यम से यह दर्शाया है कि केवल विलास और तृष्णा पर आधारित जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो सकता। अहिल्या के चरित्र में बागेश्वरी द्वारा दिए गए उपदेश का प्रभाव दिखाई देता है, जो उसे आत्मिक साधना की ओर प्रेरित करती है। लौंगी के आदर्श प्रेम की चर्चा भी इसी संदर्भ में आती है, जो दर्शाता है कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और चक्रधर की यात्रा। चक्रधर की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने उस युग की सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं को उजागर किया है। चक्रधर जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को अस्वीकार करता है और इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करता है। उसकी यात्रा में वह ठाकुर विशाल सिंह जैसे सामंती अहंकार के प्रतीकों से टकराता है, जो अपनी सामाजिक शिष्टता के आधार पर दूसरों को दबाने का प्रयास करता है। चक्रधर की यह संघर्षमय यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं अपितु उस पूरी पीढ़ी की है जो पाश्चात्य विचारों और राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव में समाज में बदलाव देखना चाहती थी। इस कथा में ख्वाजा महमूद का परिवार, मुंशी ब्रजधर और निर्मल का परिवार और यशोदानंदन बागेश्वरी का परिवार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रानी देवप्रिया की अलौकिक कथा, दूसरी धारा। उपन्यास की दूसरी कथा रानी देवप्रिया की अलौकिक यात्रा से संबंधित है, जो इसे प्रेमचंद के अन्य यथार्थवादी उपन्यासों से पूर्णतः अलग कर देती है। रानी देवप्रिया एक ऐसी चेतना का प्रतीक है जो कई जन्मों की यात्रा करती है। उसकी कथा में जन्मांतरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है। उसकी आत्मा विभिन्न शरीरों में यात्रा करती है और अंततः आत्मबोध की ओर अग्रसर होती है। प्रेमचंद ने इस कथा के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि केवल बाहरी विज्ञान, जड़ विज्ञान जो आत्मा की अनुभूति से रहित है, वह निरर्थक है। रानी देवप्रिया की यह यात्रा दर्शाती है कि मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन
केवल शारीरिक स्तर पर नहीं अपितु आध्यात्मिक स्तर पर भी संभव है। यह कथा उपन्यास में नवीनता और रहस्य का तत्व प्रदान करती है। दो कथाओं का संगम और मूल समस्या। उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दो कथाओं का संगम है। चक्रधर की यथार्थवादी सामाजिक कथा और रानी देवप्रिया की अलौकिक आध्यात्मिक कथा। इन दोनों कथाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने उपन्यास की मूल समस्या स्थापित की है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता, चक्रधर और अहल्या के जीवन क्रम, रानी देवप्रिया की जन्मांतर यात्रा, ठाकुर विशाल सिंह का अहंकार और संगधर का संतुलन, ये सभी इसी मूल समस्या की ओर संकेत करते हैं। प्रेमचंद का कथन है कि साधना और आत्मिक संयोग के अभाव में विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता। यह संदेश दोनों कथाओं में समान रूप से उपस्थित है। चक्रधर की यथार्थवादी दुनिया में भी और रानी देवप्रिया की अलौकिक यात्रा में भी। परिवार आधारित सामाजिक चित्रण। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में कई परिवारों को केंद्र में रखकर एक समग्र सामाजिक चित्र प्रस्तुत किया है। यशोदानंदन और बागेश्वरी का परिवार पारंपरिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। ख्वाजा महमूद का परिवार सांप्रदायिक सद्भाव और सह अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। मुंशी ब्रजधर और निर्मल का परिवार मध्य वर्गीय जीवन और उसकी समस्याओं को प्रस्तुत करता है। ठाकुर विशाल सिंह का परिवार सामंती अहंकार और पारिवारिक सत्ता का प्रतीक है। रानी देवप्रिया का परिवार अलौकिक और रहस्यमयी तत्वों को दर्शाता है। और अंत में चक्रधर और अहल्या का परिवार उपन्यास की केंद्रीय दाम्पत्य समस्या को प्रस्तुत करता है। इन सभी परिवारों के माध्यम से प्रेमचंद ने एक युग का वास्तविक चित्र खींचा है। विज्ञान और आत्मज्ञान का संघर्ष। रानी देवप्रिया की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने जड़ विज्ञान की निरर्थकता और आत्मज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। उपन्यास में यह दार्शनिक प्रश्न उठाया गया है कि क्या केवल बाहरी तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति मनुष्य को सुखी बना सकती है? प्रेमचंद का उत्तर है नहीं। जब तक विज्ञान आत्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों से जुड़ा नहीं है, वह निरर्थक है। यह तत्व उपन्यास में पाश्चात्य भौतिकवाद और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के बीच एक मौन संवाद स्थापित करता है। चक्रधर की कथा में भी यह संघर्ष उपस्थित है। वह सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करता है, परंतु अंततः समझता है कि वास्तविक परिवर्तन केवल बाहरी नहीं अपितु आंतरिक है। अंतिम निष्कर्ष और संदेश। उपन्यास का अंतिम संदेश यह है कि वास्तविक कायाकल्प, वास्तविक परिवर्तन केवल बाहरी नहीं अपितु आंतरिक है। चक्रधर की यात्रा यह दर्शाती है कि केवल शरीर बदलने, जाति बदलने या सामाजिक स्थिति बदलने से मनुष्य वास्तव में नया नहीं बनता। रानी देवप्रिया की जन्मांतर यात्रा यह सिखाती है कि आत्मा का शुद्धिकरण और आत्मबोध ही वास्तविक कायाकल्प है। प्रेमचंद ने दोनों कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया है कि मनुष्य को एक साथ बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। केवल राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, केवल आध्यात्मिक खोज भी पर्याप्त नहीं है, दोनों का संतुलन आवश्यक है। कायाकल्प इसलिए केवल एक कथा नहीं अपितु एक सामाजिक दार्शनिक वाद विवाद है जो आज भी पाठक से पूछता है, क्या तुम में कायाकल्प संभव है?
कायाकल्प उपन्यास की मूल समस्या। कायाकल्प की मूल समस्या दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता है। प्रेमचंद ने चक्रधर, अहिल्या, रानी देवप्रिया, ठाकुर विशाल सिंह और संगधर के जीवन क्रम के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि केवल शारीरिक आकर्षण और भौतिक सुखों पर आधारित दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय और पूर्ण नहीं हो सकता। लौंगी के आदर्श प्रेम और बागेश्वरी द्वारा अहिल्या को दिया गया उपदेश, ये दोनों तत्व इसी मूल समस्या की ओर संकेत करते हैं। प्रेमचंद का कहना है कि साधना और आत्मिक संयोग के अभाव में विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन निरर्थक है। यह विचार उपन्यास के यथार्थवादी हिस्से में भी दिखाई देता है और अलौकिक हिस्से में भी। रानी देवप्रिया की कथा में आत्मा की कथा का उद्देश्य भी अंततः इसी आत्मिक संयोग की प्राप्ति है। इस प्रकार उपन्यास की सतह पर सामाजिक समस्याएं दिखाई देती हैं, परंतु उसकी गहराई में मनुष्य के प्रेम और आत्मा के शुद्धिकरण की खोज है। कायाकल्प उपन्यास का मुख्य विषय। केंद्रीय विषय आत्मिक परिवर्तन की संभावना। उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय विषय कायाकल्प अर्थात वास्तविक परिवर्तन की संभावना और प्रक्रिया है। प्रेमचंद ने इस विषय को 2 स्तरों पर प्रस्तुत किया है। शारीरिक बाहरी परिवर्तन की असफलता। चक्रधर के माध्यम से प्रेमचंद ने दर्शाया कि केवल बाहरी परिवर्तन, जाति बदलना, धर्म बदलना, सामाजिक स्थिति बदलना वास्तविक कायाकल्प नहीं है। चक्रधर अपनी जाति बदलना चाहता है, अपनी पहचान बदलना चाहता है, परंतु उसका यह प्रयास असफल रहता है क्योंकि उसकी आंतरिक चेतना में परिवर्तन नहीं आता। आत्मिक आंतरिक परिवर्तन की सफलता। रानी देवप्रिया की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने दर्शाया कि वास्तविक कायाकल्प आत्मा का शुद्धिकरण है। उसकी जन्मांतर की यात्रा यह सिखाती है कि परिवर्तन केवल एक जन्म में, केवल शारीरिक स्तर पर संभव नहीं, यह अनंत साधना की प्रक्रिया है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता और आत्मिक संयोग। यह उपन्यास का दूसरा केंद्रीय विषय है जो पहले से जुड़ा हुआ है। विलासी प्रेम की असफलता। चक्रधर और अहिल्या के संबंध यह दर्शाते हैं कि केवल शारीरिक आकर्षण और भौतिक सुखों पर आध्यात्मिक दाम्पत्य जीवन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। उनका जीवन तृष्णा और असंतोष से भरा रहता है। आत्मिक संयोग का आदर्श। लौंगी के आदर्श प्रेम और बागेश्वरी के उपदेश से यह विषय स्थापित होता है कि वास्तविक दाम्पत्य सुख के लिए साधना और आत्मिक संयोग अनिवार्य है। प्रेमचंद का कथन है, साधना तथा आत्मिक संयोग के अभाव में विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता। सामाजिक विषय जाति, सांप्रदायिकता और सामंती व्यवस्था। जाति व्यवस्था पर प्रहार। उपन्यास में जाति व्यवस्था को केंद्रीय सामाजिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चक्रधर का संघर्ष, जाति के बंधनों से मुक्त होने की चाह, समाज की कठोर वास्तविकता, जाति बदलने की असंभवता, पहचान संकट, मनुष्य की सामाजिक स्थिति से जुड़ी पीड़ा, सांप्रदायिक सद्भाव। ख्वाजा महमूद के परिवार के माध्यम से सांप्रदायिक सह अस्तित्व का विषय प्रस्तुत किया गया है। यह 1920 के दशक के सांप्रदायिक तनावों की पृष्ठभूमि में अत्यंत प्रासंगिक था। सामंती अहंकार। ठाकुर विशाल सिंह के चरित्र के माध्यम से सामंती व्यवस्था और वर्गीय अहंकार का चित्रण किया गया है। वह उस पारंपरिक सत्ता का प्रतीक है जो परिवर्तन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। राजनीतिक विषय राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक परिवर्तन। युवा पीढ़ी की राजनीतिक चेतना। चक्रधर का चरित्र 1920 के दशक की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो गुलाम भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन देखना चाहती थी। पाश्चात्य विचारों और पारंपरिक मूल्यों का संघर्ष। उपन्यास में पाश्चात्य शिक्षा और पारंपरिक भारतीय मूल्यों के बीच तनाव प्रस्तुत किया गया है।
चक्रधर इसी संघर्ष का प्रतीक है। दार्शनिक विषय विज्ञान बनाम आत्मज्ञान, जड़ विज्ञान की निरर्थकता। रानी देवप्रिया की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने जड़ विज्ञान की कठोर आलोचना की है। वह विज्ञान जो आत्मा की अनुभूति से रहित है, वह विज्ञान जो केवल बाहरी तकनीक में रम जाता है, वह विज्ञान जो नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। आत्मज्ञान की आवश्यकता। उपन्यास का दार्शनिक संदेश यह है कि वास्तविक ज्ञान आंतरिक है। यह प्रयोगशाला में नहीं अपितु आत्मा की गहराइयों में प्राप्त होता है। आध्यात्मिक विषय जन्मांतरवाद और कर्म सिद्धांत। जन्मांतर की यात्रा। रानी देवप्रिया की कथा में जन्मांतरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन है। आत्मा की अमरता, कई जन्मों की सीख और साधना, अंततः आत्मबोध की प्राप्ति। कर्म और फल का संबंध। उपन्यास में कर्म सिद्धांत की अवधारणा भी उपस्थित है। मनुष्य के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं, चाहे वो एक जन्म में हो या कई जन्मों में। परिवार आधारित विषय समाज की सूक्ष्म इकाई। प्रेमचंद ने कई परिवारों के माध्यम से समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत किया है। परिवार विषय यशोदानंदन बागेश्वरी, पारिवारिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना। ख्वाजा महमूद, सांप्रदायिक सद्भाव। मुंशी ब्रजधर निर्मल, मध्यम वर्गीय संघर्ष। ठाकुर विशाल सिंह, सामंती अहंकार। चक्रधर अहल्या, दाम्पत्य जीवन की पवित्रता। नारी विमर्श, नारी की बहुआयामी भूमिका। पारंपरिक नारीत्व, अहल्या। पति भक्ति समर्पण सहनशीलता। आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, बागेश्वरी, ज्ञानदात्री उपदेशक, आत्मिक जागृति की प्रेरक। अलौकिक चेतना, रानी देवप्रिया, आत्मा की यात्रा, कई जन्मों की साधना। नैतिक विषय साधना, त्याग और समर्पण। उपन्यास में नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया है। साधना, आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास। त्याग, भौतिक सुखों का त्याग आध्यात्मिक गहराई के लिए। समर्पण, पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम और कर्तव्य। कायाकल्प उपन्यास का असली उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन और वर्ग विनाश का उद्देश्य। प्रेमचंद ने कायाकल्प की रचना के माध्यम से प्रथमतः उस युग की ज्वलंत सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं पर तीखा प्रहार करने का उद्देश्य रखा। उपन्यास के नायक चक्रधर के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, सांप्रदायिक विद्वेष और सामंती अहंकार मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। चक्रधर एक ऐसा युवक है जो अपनी जाति बदलने, अपनी पहचान बदलने की चाह रखता है, और इसके माध्यम से प्रेमचंद ने यह प्रश्न उठाया कि क्या केवल बाहरी शरीर या सामाजिक स्थिति बदलने से मनुष्य वास्तव में बदल जाता है। उपन्यास का यहाँ तक स्पष्ट उद्देश्य है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब मनुष्य की चेतना में परिवर्तन आए, न कि केवल बाहरी लेबल बदलने से। आध्यात्मिक चेतना और जड़ विज्ञान की निरर्थकता का प्रतिपादन। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रानी देवप्रिया की अलौकिक कथा के माध्यम से स्थापित होता है। प्रेमचंद ने यहाँ यह दर्शाने का प्रयास किया कि जो विज्ञान आत्मज्ञान और नैतिक चेतना से रहित है, वह निरर्थक और खोखला है। रानी देवप्रिया की जन्मांतर की यात्रा इस उद्देश्य की पूर्ति करती है कि मनुष्य की आत्मा कई जन्मों तक यात्रा करती है और अंततः आत्मबोध की ओर अग्रसर होती है। प्रेमचंद का यह संदेश है कि पाश्चात्य भौतिकीकरण और तकनीकी प्रगति मनुष्य को सच्चा सुख नहीं दे सकती जब तक कि उसका आंतरिक शुद्धिकरण ना हो। इस प्रकार उपन्यास का एक गहन उद्देश्य आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करना है।
दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता और आत्मिक संयोग का संदेश। कायाकल्प का मूल और केंद्रीय उद्देश्य दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता को स्थापित करना है। प्रेमचंद ने चक्रधर, अहल्या, ठाकुर विशाल सिंह, संगधर और अन्य पात्रों के जीवन क्रम के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि केवल विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय और पूर्ण नहीं हो सकता। लौंगी के आदर्श प्रेम और बागेश्वरी द्वारा अहल्या को दिए गए उद्देश्य से यह स्पष्ट होता है कि उपन्यास का उद्देश्य यह संदेश देना है कि वास्तविक दाम्पत्य सुख के लिए साधना और आत्मिक संयोग अनिवार्य है। अहल्या के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने दिखाया कि पति भक्ति केवल बाहरी समर्पण नहीं अपितु आंतरिक आत्मिक एकता का परिणाम है। परिवार आधारित सामाजिक चित्रण का उद्देश्य। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में परिवारों को केंद्र में रखकर एक समग्र सामाजिक चित्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य रखा। यशोदानंदन, बागेश्वरी का परिवार, ख्वाजा महमूद का परिवार, मुंशी ब्रजधर निर्मल का परिवार, ठाकुर विशाल सिंह का परिवार, रानी देवप्रिया का परिवार और चक्रधर अहल्या का परिवार, ये सभी समाज के विभिन्न वर्गों, विचारधाराओं और धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास का उद्देश्य यहाँ यह दर्शाना है कि समाज की समस्याएं केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, ये सभी वर्गों को प्रभावित करती है और परिवार ही उनकी सबसे छोटी और सबसे सच्ची इकाई है। कायाकल्प शब्द का दार्शनिक उद्देश्य। उपन्यास का सर्वाधिक गहन उद्देश्य कायाकल्प शब्द के दार्शनिक अर्थ को स्थापित करना है। प्रेमचंद ने इस इकाई के माध्यम से यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक कायाकल्प केवल शारीरिक स्तर पर संभव है? क्या एक नया शरीर, एक नई जाति, एक नया वर्ग धारण करने से मनुष्य नया बन जाता है? मनुष्य का अंतिम उद्देश्य यह संदेश देना है कि वास्तविक कायाकल्प आंतरिक है, बाहरी नहीं। यह आत्मा का शुद्धिकरण है, समाज द्वारा थोपी गई पहचान का नहीं। चक्रधर की असफलता और रानी देवप्रिया की अनंत यात्रा दोनों इसी उद्देश्य की पुष्टि करती है कि परिवर्तन बाहरी संरचनाओं में नहीं अपितु मनुष्य की चेतना में होना चाहिए। कायाकल्प का उद्देश्य केवल एक कथा सुनाना नहीं है अपितु एक सामाजिक दार्शनिक वाद विवाद प्रस्तुत करना है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से जाति व्यवस्था की आलोचना, विज्ञान की सीमाओं का विश्लेषण, दाम्पत्य जीवन की आध्यात्मिक गहराई की खोज और अंततः मनुष्य के आंतरिक परिवर्तन की संभावना पर गंभीर चिंतन किया है। यह उपन्यास पाठक से यह प्रश्न करता रहता है कि क्या हमें वास्तव में कायाकल्प संभव है और यदि हाँ तो वह किस स्तर पर? कायाकल्प में यथार्थ और आदर्श का समन्वय। यथार्थ का चित्रण, समाज की कठोर वास्तविकता। प्रेमचंद ने कायाकल्प में अपनी पारंपरिक यथार्थवादी शैली को बनाए रखा है। उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा भारतीय समाज की कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। सामाजिक यथार्थ, जाति व्यवस्था, चक्रधर का संघर्ष दर्शाता है कि जाति के बंधन कितने कठोर हैं। आदमी अपनी जाति बदलने की चाह रखता है, परंतु समाज उसे अपनी पहचान से मुक्त नहीं होने देता। सांप्रदायिकता, ख्वाजा महमूद के परिवार के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव और तनाव दोनों का यथार्थ चित्रण। सामंती अहंकार, ठाकुर विशाल सिंह जैसे पात्र सत्ता और वर्ग भेद की कठोर वास्तविकता को दर्शाते हैं। राजनीतिक यथार्थ, 1920 के दशक का राष्ट्रीय आंदोलन, पाश्चात्य विचारों का प्रभाव और युवाओं में क्रांतिकारी चेतना, यह सब चक्रधर के चरित्र में यथार्थवादी रूप में उपस्थित है। आर्थिक यथार्थ, मुंशी ब्रजधर, निर्मल और अन्य मध्यम वर्गीय पात्रों के माध्यम से आर्थिक तंगी और जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण। आदर्श का चित्रण, आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति,
इसी उपन्यास में प्रेमचंद ने पारंपरिक यथार्थवाद से हटकर आदर्शवादी और अलौकिक तत्वों को भी स्थान दिया। आध्यात्मिक आदर्श, रानी देवप्रिया की कथा, जन्मांतरवाद, आत्मबोध और आध्यात्मिक चेतना का आदर्श चित्रण। यहाँ मनुष्य की आत्मा कई जन्मों की यात्रा करके परिपूर्णता की ओर बढ़ती है। बागेश्वरी का उद्देश्य, अहल्या को दिया गया उद्देश्य कि दाम्पत्य जीवन में केवल भौतिक सुख नहीं अपितु साधना और आत्मिक संयोग आवश्यक है। नैतिक आदर्श, लौंगी का आदर्श प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण भाव से है। अहल्या की पति भक्ति, आदर्श नारीत्व का प्रतीक, समर्पण, सहनशीलता और आत्मिक गहराई। सामाजिक आदर्श, चक्रधर का सपना, एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म और वर्ग का भेद न हो। यह एक यूटोपियन आदर्श है जो यथार्थ से टकराता है। यथार्थ और आदर्श का संघर्ष, उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह द्वंद्व है। यथार्थ, वास्तविकता, चक्रधर जाति नहीं बदल पाता, विलासी दाम्पत्य जीवन असफल, समाज में भेदभाव मौजूद, जड़ विज्ञान सीमाएं रखता है, ठाकुर विशाल सिंह का अहंकार जीतता है। आदर्श, कल्पना, रानी देवप्रिया जन्म बदलती है, आत्मिक संयोग वाला प्रेम सफल, एक समान न्यायपूर्ण समाज का सपना, आत्मज्ञान अनंत संभावनाएं खोलता है। लौंगी का आदर्श प्रेम मार्गदर्शन करता है। संघर्ष का विश्लेषण, चक्रधर यथार्थ में फंसा हुआ है, वह आदर्श देखता है परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता। रानी देवप्रिया आदर्श की यात्रा पर है, वह यथार्थ की सीमाओं से परे जाती है। अहल्या दोनों के बीच संतुलन का प्रयास करती है, यथार्थ में रहकर भी आदर्श की ओर अग्रसर। यथार्थ और आदर्श का समन्वय, प्रेमचंद ने इस उपन्यास में यथार्थ और आदर्श का केवल संघर्ष नहीं दिखाया अपितु समन्वय का भी प्रयास किया है। आदर्श को यथार्थ का आधार बनाना, प्रेमचंद का मानना है कि केवल यथार्थ की निंदा करना पर्याप्त नहीं है। चक्रधर केवल समाज की बुराइयों को देखता है परंतु आदर्श की स्थापना नहीं कर पाता, इसलिए उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब यथार्थ की आलोचना के साथ साथ आदर्श का निर्माण भी हो। आदर्श का यथार्थीकरण, रानी देवप्रिया की अलौकिक कथा को कई समीक्षकों ने अयथार्थवादी माना परंतु प्रेमचंद ने इसे यथार्थ का ही विस्तार माना। उनका कहना है कि मनुष्य का यथार्थ केवल भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है, उसकी आध्यात्मिक वास्तविकता भी उतनी ही सच्ची है। इस प्रकार आदर्श को यथार्थ में समाहित करने का प्रयास हुआ है। दाम्पत्य प्रेम, यथार्थ और आदर्श का मिलन बिंदु, उपन्यास का केंद्रीय संदेश, दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता यथार्थ और आदर्श दोनों को जोड़ता है। यथार्थ, चक्रधर और अहल्या का विलासी जीवन असफल है। आदर्श, बागेश्वरी और लौंगी के माध्यम से आत्मिक प्रेम का आदर्श प्रस्तुत है। समन्वय, प्रेमचंद का कहना है कि यथार्थ में रहकर भी आदर्श की ओर बढ़ना संभव है, बस साधना की आवश्यकता है। यथार्थ से आदर्श की ओर कायाकल्प का अंतिम संदेश यह है कि यथार्थ और आदर्श दो अलग अलग ध्रुव नहीं है अपितु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल यथार्थ में फंसे रहने से निराशा आती है, चक्रधर की असफलता, केवल आदर्श में उड़ने से यथार्थ से कटन होती है। रानी देवप्रिया की अलौकिकता, समन्वय से ही वास्तविक कायाकल्प संभव है। यथार्थ को स्वीकार करते हुए आदर्श की ओर अग्रसर होना, प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि
साहित्य का उद्देश्य केवल यथार्थ का दर्पण नहीं होना चाहिए, अपितु यथार्थ से आदर्श की ओर मार्गदर्शन भी करना चाहिए। कायाकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यथार्थवादी साहित्य की सीमाओं को तोड़कर आदर्शवादी चेतना को सम्मिलित करता है और इस प्रक्रिया में एक नई समन्वयवादी शैली का प्रयोग करता है। कायाकल्प में पुनर्जन्म और चमत्कार। पुनर्जन्म जन्मांतरवाद की भूमिका। रानी देवप्रिया की कथा उपन्यास में पुनर्जन्म की अवधारणा मुख्य रूप से रानी देवप्रिया के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। यह तत्व उपन्यास को प्रेमचंद के अन्य शुद्ध यथार्थवादी उपन्यासों से पूर्णतः अलग कर देता है। कथा संरचना में भूमिका। रानी देवप्रिया की कथा एक ऐसी चेतना की यात्रा प्रस्तुत करती है जो कई जन्मों तक भटकती रहती है। इसके माध्यम से प्रेमचंद ने उपन्यास की द्वैत कथा संरचना स्थापित की। चक्रधर की धारा। एक ही जन्म में सामाजिक संघर्ष यथार्थवाद। रानी देवप्रिया की धारा कई जन्मों की आध्यात्मिक यात्रा अलौकिक तत्व। पुनर्जन्म की अवधारणा यहाँ केवल कथा विस्तार का साधन नहीं अपितु दार्शनिक प्रतिपाद्य का आधार है। दार्शनिक भूमिका। प्रेमचंद ने पुनर्जन्म के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मनुष्य की आत्मा अमर है और वह एक जन्म में अपने कर्मों के फल को पूर्ण नहीं कर सकती। रानी देवप्रिया को कई जन्म लेने पड़ते हैं ताकि वह अंततः आत्मबोध की स्थिति तक पहुंच सके। इस प्रकार पुनर्जन्म की भूमिका यहाँ कर्म सिद्धांत और आत्मिक उन्नति को दर्शाने वाली है। चमत्कार अलौकिक तत्व की भूमिका। उपन्यास में चमत्कार या अलौकिक घटनाएं रानी देवप्रिया की कथा से जुड़ी हुई है। इनकी भूमिका। यथार्थवाद की सीमाओं को तोड़ना। प्रेमचंद ने चमत्कार और अलौकिक तत्वों का प्रयोग करके यह दर्शाया कि मनुष्य की वास्तविकता केवल भौतिक स्तर पर सीमित नहीं है। जब चक्रधर की कथा भौतिक संघर्षों में उलझी रहती है तब रानी देवप्रिया की कथा अलौकिक आयामों में विचरण करती है। यह संयोजन उपन्यास को बहुआयामी बनाता है। विज्ञान की आलोचना का माध्यम। चमत्कार और पुनर्जन्म की कथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जड़ विज्ञान की निरर्थकता को उजागर करना है। प्रेमचंद का मानना है कि वह विज्ञान जो केवल बाहरी तथ्यों और तकनीकों में रम जाता है और आत्मा की अनुभूति से विहीन हो जाता है, वह अंततः निरर्थक है। रानी देवप्रिया के चमत्कारपूर्ण अनुभव यह दर्शाते हैं कि आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है जो केवल प्रयोगशाला में नहीं अपितु आत्मा की गहराइयों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म और चमत्कार की सामाजिक दार्शनिक भूमिका। कायाकल्प अवधारणा की पुष्टि। उपन्यास का शीर्षक कायाकल्प अर्थात शरीर का परिवर्तन पुनर्जन्म और चमत्कार के माध्यम से ही पूर्ण अर्थ लेता है। चक्रधर का प्रयास एक ही जन्म में शरीर जाति बदलने का असफल प्रयास यथार्थवादी कायाकल्प। रानी देवप्रिया की यात्रा कई जन्मों में आत्मा का शुद्धिकरण अलौकिक कायाकल्प। इस प्रकार पुनर्जन्म की भूमिका यह सिद्ध करती है कि वास्तविक कायाकल्प शरीर का नहीं अपितु आत्मा का परिवर्तन है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता का आधार। पुनर्जन्म की अवधारणा उपन्यास के केंद्रीय विषय दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता को भी स्पष्ट करती है। प्रेमचंद का कहना है कि केवल एक जन्म के संबंध जैसे चक्रधर और अहल्या का विलासी संबंध असफल हो सकते हैं, परंतु जब प्रेम कई जन्मों की साधना का परिणाम हो जैसे रानी देवप्रिया की कथा में संकेतित है, तब वह पवित्र और पूर्ण होता है। चमत्कार यहाँ उस आत्मिक संयोग का प्रतीक है जो शारीरिक स्तर पर संभव नहीं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भूमिका। उपन्यास की शिथिलता का कारण कुछ
समीक्षकों ने पुनर्जन्म और चमत्कार की भूमिका को उपन्यास की कमजोरी माना है। उनका कहना है कि ये तत्व प्रेमचंद के शुद्ध यथार्थवाद से मेल नहीं खाते और कथा को खींचा हुआ शिथिल बना देते हैं। रानी देवप्रिया की कथा को कई बार अप्रासंगिक माना गया है। प्रेमचंद की रचना धर्मिता का विस्तार, परंतु दूसरे समीक्षकों ने इसे साहसिक प्रयोग माना। उनका कहना है कि पुनर्जन्म और चमत्कार के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की सीमाओं का विस्तार किया। ये तत्व उपन्यास को केवल सामाजिक दस्तावेज नहीं, अपितु दार्शनिक वाद विवाद बनाते हैं। कायाकल्प उपन्यास में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। सामाजिक पहलू, जाति व्यवस्था और पहचान संकट। चक्रधर के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय समाज की कठोर जाति व्यवस्था को उजागर किया है। पहचान का बंधन, चक्रधर अपनी जाति बदलने की चाह रखता है, जो दर्शाता है कि समाज में व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से नहीं अपितु जन्म से तय होती है। सामाजिक असमानता, उसका संघर्ष यह दर्शाता है कि निचली जाति का व्यक्ति उच्च वर्ग में प्रवेश के लिए कितने असहाय होते हैं। वर्ण व्यवस्था का विघटन, उपन्यास में यह सवाल उठाया गया है कि क्या वर्णाश्रम व्यवस्था आधुनिक युग में जीवित रह सकती है। सांप्रदायिक सद्भाव और विद्वेष, उपन्यास में ख्वाजा महमूद के परिवार के माध्यम से सांप्रदायिक सह अस्तित्व का चित्रण किया गया है। धार्मिक सामंजस्य, विभिन्न धर्मों के पात्रों को एक साथ रखकर प्रेमचंद ने सांप्रदायिक एकता का आदर्श प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक तनाव, 1920 के दशक के राजनीतिक उथल-पुथल में सांप्रदायिक विद्वेष की झलक भी दिखाई देती है। सामाजिक एकीकरण का प्रश्न, उपन्यास यह पूछता है कि क्या धर्म और जाति से परे एक मानवीय समाज की कल्पना संभव है। सामंती अहंकार और वर्ग संघर्ष, ठाकुर विशाल सिंह का चरित्र सामंती व्यवस्था का प्रतीक है। सत्ता का दुरुपयोग, अपनी सामाजिक शिष्टता के आधार पर दूसरों को दबाना। वर्गीय विभाजन, ठाकुर और चक्रधर के बीच का टकराव सामंती और क्रांतिकारी चेतना के बीच संघर्ष है। पारंपरिक सत्ता का पतन, ठाकुर का अहंकार दर्शाता है कि पुरानी सामंती व्यवस्था आधुनिक विचारों के सामने टिक नहीं पा रही। परिवार संरचना और दाम्पत्य संबंध, उपन्यास में कई परिवारों के माध्यम से समाज की सूक्ष्म इकाई का विश्लेषण। पारंपरिक परिवार, यशोदानंदन बागेश्वरी का परिवार पारंपरिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक। मध्यवर्गीय संघर्ष, मुंशी ब्रजधर निर्मल का परिवार, आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव। दाम्पत्य जीवन की वास्तविकता, चक्रधर अहल्या का संबंध, केवल भौतिक सुखों पर आधारित दाम्पत्य जीवन की असफलता। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, 1920 का दशक, उपन्यास की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय आंदोलन और पाश्चात्य प्रभाव। युवा चेतना, चक्रधर में दिखती नई पीढ़ी की राजनीतिक चेतना। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, पारंपरिक मूल्य और आधुनिक विचारों के बीच टकराव। सामाजिक सुधारवाद, जाति धर्म और लिंग भेद के विरुद्ध उभरती आवाज। मनोवैज्ञानिक पहलू, चक्रधर का पहचान संकट और अस्तित्ववादी दुविधा। चक्रधर का चरित्र एक गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अस्तित्व की खोज, मैं कौन हूँ, यह प्रश्न चक्रधर को सताता है। वह अपनी जाति, अपनी पहचान से बंधा हुआ महसूस करता है। व्यक्तित्व विखंडन, वह एक ओर अपने समाज से विद्रोह करना चाहता है, दूसरी ओर उसी समाज की स्वीकृति चाहता है। आत्मघृणा और आत्म प्रेम, अपनी जाति से घृणा और एक नई पहचान के प्रति आकर्षण। यह द्वैध मनोवैज्ञानिक चक्रधर के व्यक्तित्व को जटिल बनाता है। अहल्या का मनोवैज्ञानिक संघर्ष, अहल्या का चरित्र नारी मनोविज्ञान की गहरी खोज है।
पति भक्ति वर्सेस आत्मिक एकाकीपन। वह बाहरी रूप से समर्पित है परंतु भीतर से आत्मिक संयोग की प्यासी है। भौतिक वर्सेस आध्यात्मिक प्रेम। उसका मनोवैज्ञानिक संघर्ष यह है कि क्या केवल शारीरिक समर्पण प्रेम है या आत्मा का मिलन भी आवश्यक है। बागेश्वरी के प्रभाव में परिवर्तन। बागेश्वरी के उपदेश से अहिल्या में धीरे धीरे आत्म जागृति होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन प्रक्रिया है। कायाकल्प का मनोवैज्ञानिक अर्थ। उपन्यास का शीर्षक स्वयं एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। शरीर बनाम आत्मा। क्या परिवर्तन केवल बाहरी रूप रंग का होता है या भीतर की चेतना का भी। अहंकार का परिवर्तन। चक्रधर अपना शरीर जाति बदलना चाहता है परंतु उसका अहंकार उसकी सोच नहीं बदलती। वास्तविक कायाकल्प मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। उपन्यास यह सिद्ध करता है कि वास्तविक परिवर्तन अंतर्मन में होता है, विचारों में, संवेदनाओं में, चेतना में। रानी देवप्रिया और सामूहिक अवचेतन। रानी देवप्रिया की कथा मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करती है। पुनर्जन्म वर्सेस मनोविज्ञान। कई जन्मों की यादें। क्या यह वास्तविक पुनर्जन्म है या मानव चेतना की गहरी परतों अवचेतन में छिपी सामूहिक स्मृतियां। आत्मबोध की यात्रा। रानी देवप्रिया की यात्रा वास्तव में आत्म जागृति सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है। व्यक्तिगत वर्सेस सार्वभौमिक चेतना। उसका चरित्र यह दर्शाता है कि व्यक्ति की चेतना सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं होती। प्रेम और तृष्णा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। उपन्यास में दाम्पत्य प्रेम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। भौतिक आकर्षण। चक्रधर और अहिल्या के बीच का संबंध शुरू में भौतिक स्तर पर सीमित है। आत्मिक संयोग की कमी। मनोवैज्ञानिक रूप से जब दो आत्माएं एक दूसरे को नहीं समझती तो संबंध खोखले हो जाते हैं। तृष्णा वर्सेस संतोष। मनोविज्ञान की दृष्टि से केवल बाहरी सुखों की तृष्णा कभी पूर्ण नहीं करती। आंतरिक संतोष आवश्यक है। विद्रोह और आत्म संघर्ष। चक्रधर का चरित्र विद्रोही मनोविज्ञान का अध्ययन है। बाहरी विद्रोह वर्सेस आंतरिक विद्रोह। वह समाज से लड़ता है परंतु क्या उसने खुद से लड़ना सीखा है। गिल्ट और शर्मिंदगी। अपनी पहचान से जुड़ी हुई मनोवैज्ञानिक पीड़ा। आदर्शवाद और यथार्थवाद का टकराव। उसके मन में चलने वाला निरंतर संघर्ष। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का संगम। सामाजिक पहलू। मनोवैज्ञानिक पहलू। जाति व्यवस्था, पहचान संकट, अस्तित्व की खोज। सांप्रदायिकता, सामूहिक डर और अलगाव की मनोवृत्ति। सामंती सत्ता, अहंकार और सत्ता लोभ। दाम्पत्य संबंध, भौतिक आकर्षण वर्सेस आत्मिक संयोग। पारिवारिक संरचना, सुरक्षा की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। राजनीतिक परिवर्तन, नई पीढ़ी का विद्रोह, मनोविज्ञान। कायाकल्प उपन्यास में प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ को केवल बाह्य घटनाओं के रूप में नहीं अपितु मानव मन की गहराइयों में उतरकर प्रस्तुत किया है। सामाजिक बंधन, जाति, धर्म, वर्ग मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करते हैं और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन की नींव है। उपन्यास यह सिद्ध करता है कि जब तक अंतर्मन में कायाकल्प नहीं होता तब तक बाहरी समाज का परिवर्तन अधूरा और निरर्थक है। कायाकल्प एक विस्तृत विश्लेषण। रचना, पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक प्रसंग। कायाकल्प 1928 मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत करता है। 1920 का दशक भारतीय साहित्य में छायावाद के प्रभाव और यथार्थवाद के विकास का संक्रमण काल था। इसी दौरान प्रेमचंद ने अपने पारंपरिक
सामाजिक यथार्थवाद से हटकर एक प्रयोगशील रचना की। यह उपन्यास उनके साहित्यिक परिदृश्य का विस्तार दर्शाता है, जहाँ वे केवल गांव के दुख दर्द नहीं बल्कि दार्शनिक प्रश्नों, आध्यात्मिक चेतना और अलौकिक तत्वों को भी साहित्य में स्थान देने का साहस करते हैं। इसे उनके शिथिल किंतु साहसी प्रयोग के रूप में मान्यता मिली। कथा संरचना का विश्लेषण। संरचनात्मक विशेषता। कायाकल्प की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक विशेषता इसकी द्वैत कथा संरचना है। पहली धारा चक्रधर की यथार्थवादी सामाजिक राजनीतिक कथा। दूसरी धारा रानी देवप्रिया की अलौकिक आध्यात्मिक दार्शनिक कथा। संरचनात्मक तनाव और एकीकरण। दोनों कथाओं का मेल एक संयोजक सूत्र से होता है, कायाकल्प अर्थात परिवर्तन की अवधारणा। चक्रधर बाहरी समाज में परिवर्तन चाहता है, रानी देवप्रिया आंतरिक आत्मा में परिवर्तन की यात्रा करती है। यह संरचना विभाजित कथा विन्यास का उदाहरण है, जो हिंदी उपन्यास की परंपरा में अनूठा था, परंतु कुछ समीक्षकों ने इसे शिथिल माना क्योंकि दोनों कथाओं के बीच का संतुलन कभी-कभी बिगड़ता प्रतीत होता है। पात्र चित्रण का विश्लेषण। चक्रधर विद्रोही यथार्थवादी। चक्रधर एक संक्रमणकालीन पात्र है, पारंपरिक मूल्य और आधुनिक विचारों के बीच फंसा हुआ। उसका चरित्र निम्नलिखित आयाम रखता है: सामाजिक चेतना, जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, व्यक्तिगत संघर्ष, अपनी पहचान बदलने की असफल चेष्टा, दाम्पत्य दुविधा, अहल्या के प्रति आकर्षण परंतु आत्मिक संयोग में असमर्थता। चक्रधर का पात्र ट्रेजिक फ्लो, दुर्भाग्यपूर्ण प्रवाह रखता है। वह बदलाव चाहता है परंतु स्वयं पूर्ण रूप से बदल नहीं पाता। अहल्या पारंपरिक नारी और आध्यात्मिक गहराई। अहल्या के चरित्र में द्वंद्व उपस्थित है। बाह्य स्तर पर पति भक्ति और पारंपरिक समर्पण की मूर्ति, आंतरिक स्तर पर बागेश्वरी के उद्देश्य से आत्मिक जागृति की खोज। यह पात्र प्रेमचंद की नारी चेतना को दर्शाता है। वे नारी को केवल पीड़ित नहीं अपितु आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रानी देवप्रिया अलौकिक चेतना का प्रतीक। रानी देवप्रिया का चरित्र मेटाफिजिकल आयाम जोड़ता है। जन्मांतर की यात्रा, कई जन्मों की चेतना, आत्मबोध की खोज। वास्तविक कायाकल्प का प्रतीक, विज्ञान की आलोचना, जड़ विज्ञान की सीमाओं को उजागर करना। गौण पात्र ठाकुर विशाल सिंह, सामंती अहंकार और पारंपरिक सत्ता का प्रतीक। लौंगी आदर्श प्रेम और भक्ति की मूर्ति। बागेश्वरी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका, संघर्ष, पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच संतुलन। मुख्य विषयों और उपविषयों का विश्लेषण। केंद्रीय विषय दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता। उपन्यास का मूल प्रतिपाद्य यह है कि केवल विलास और तृष्णा पर आधारित दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं हो सकता। साधना और आत्मिक संयोग की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। सामाजिक विषय विषय प्रस्तुति, जाति व्यवस्था, चक्रधर का विद्रोह और पहचान संकट, सांप्रदायिकता, ख्वाजा महमूद के परिवार के माध्यम से सद्भाव, सामंती अहंकार, ठाकुर विशाल सिंह का चरित्र, राजनीतिक चेतना, 1920 के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिबिंब। दार्शनिक विषय जन्मांतरवाद, रानी देवप्रिया की कथा के माध्यम से विज्ञान बनाम आध्यात्मिकता, जड़ विज्ञान की निरर्थकता का प्रतिपादन। कायाकल्प की अवधारणा, शारीरिक परिवर्तन वर्सेस आत्मिक परिवर्तन। भाषा और शैली का विश्लेषण। भाषागत विशेषताएं, सरल हिंदी, बोलचाल की भाषा, जन सामान्य की पहुंच, संस्कृत मिश्रण, आध्यात्मिक अंशों में शास्त्रीय शब्दावली, उर्दू प्रभाव, प्रेमचंद की पारंपरिक शैली का निरंतरता। शैलीगत द्वंद्व, उपन्यास में दो शैलियों का संघर्ष और संगम दिखाई देता है।
यथार्थवादी शैली, चक्रधर के अंश में सरल, वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, अलौकिक शैली, रानी देवप्रिया के अंश में रहस्यमय, दार्शनिक, गूढ़। यह शैलीगत विरोधाभासी संश्लेषण उपन्यास को बहुआयामी बनाती है, परंतु कभी-कभी एकरूपता यूनिटी को चुनौती देती है। दार्शनिक और वैचारिक आयाम, मार्क्सवादी वर्सेस आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रेमचंद को आमतौर पर मार्क्सवादी प्रवृत्ति का लेखक माना जाता है, परंतु कायाकल्प में वे भारतीय आध्यात्मिक दर्शन की ओर झुकाव दर्शाते हैं। कर्मयोग, चक्रधर का संघर्ष। ज्ञान योग, रानी देवप्रिया की आत्मबोध यात्रा। भक्ति योग, अहल्या और लोंगी का प्रेम। पाश्चात्य भौतिकवाद की आलोचना। उपन्यास में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या केवल तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक विकास मनुष्य को सुखी बना सकते हैं? प्रेमचंद का उत्तर नकारात्मक है। आत्मज्ञान के बिना विज्ञान निरर्थक। तुलनात्मक अध्ययन अन्य उपन्यासों के साथ। उपन्यास शैली, मुख्य अंतर। गोदान, शुद्ध यथार्थवाद, कायाकल्प में अलौकिक तत्व, गोदान में नहीं। निर्मला, सामाजिक सुधारवाद, कायाकल्प दार्शनिक, निर्मला सामाजिक। गबन, मनोवैज्ञानिक, कायाकल्प आध्यात्मिक, गबन मनोवैज्ञानिक। रंगभूमि, व्यापक सामाजिक चित्र, कायाकल्प संकीर्ण परंतु गहन। कायाकल्प प्रेमचंद की रचनाधर्मिता की विविधता को प्रमाणित करता है, वे केवल एक शैली के कैदी नहीं थे। समीक्षात्मक मूल्यांकन और सीमाएं। सकारात्मक पक्ष, प्रयोगशीलता, हिंदी उपन्यास की सीमाओं का विस्तार। दार्शनिक गहराई, आध्यात्मिक प्रश्नों पर गंभीर चिंतन। पात्र संवेदना, चक्रधर और अहल्या के जटिल चरित्र। सामाजिक प्रासंगिकता, जाति और सांप्रदायिकता पर प्रहार। नकारात्मक पक्ष, सीमाएं। शिथिलता, दो कथाओं का संगम कभी-कभी जबरदस्ती लगता है। अलौकिक तत्व का अतिरेक, कुछ समीक्षकों ने रानी देवप्रिया की कथा को अप्रासंगिक माना। एकरूपता का अभाव, यथार्थ और अलौकिक के बीच संतुलन बिगड़ता है। उपन्यास की लंबाई, 320 पृष्ठों में कथा कभी-कभी खींची लगती है। समीक्षकों की राय, रामविलास शर्मा, इसे प्रेमचंद की विचारधारात्मक भ्रम की रचना माना। नामवर सिंह, प्रयोगशीलता की सराहना की, परंतु शैलीगत एकरूपता पर सवाल उठाए। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इसे प्रेमचंद की आध्यात्मिक खोज का दस्तावेज माना। समकालीन प्रासंगिकता, आज 2026 में कायाकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहचान संकट। आज के युवा चक्रधर की तरह अपनी पहचान बदलने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया, कैरियर, प्रवास। विज्ञान और आध्यात्मिकता, एआई युग में जड़ विज्ञान वर्सेस आत्मज्ञान का प्रश्न और भी गंभीर। दाम्पत्य जीवन, आज के विखंडित संबंधों में आत्मिक संयोग का संदेश। सामाजिक न्याय, जाति और सांप्रदायिकता आज भी ज्वलंत मुद्दे। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो यथार्थवादी साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। यद्यपि इसकी द्वैध संरचना को कुछ समीक्षकों ने शिथिल माना, परंतु इसका साहसिक प्रयोग हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उपन्यास का अंतिम संदेश, वास्तविक कायाकल्प आंतरिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1928 में था। प्रेमचंद ने इस रचना के माध्यम से साबित किया कि साहित्यिक रचना केवल समस्या प्रस्तुत नहीं करती, अपितु संभावनाओं की भी
खोज करती है। कायाकल्प इसलिए केवल एक उपन्यास नहीं, अपितु मनुष्य की शाश्वत खोज का दस्तावेज है। खोज एक ऐसे परिवर्तन की जो बाहरी नहीं, अपितु आत्मा का शुद्धिकरण हो। कायाकल्प की आज के समय में प्रासंगिकता, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता की जारी समस्या। प्रेमचंद ने कायाकल्प में चक्रधर के माध्यम से जाति व्यवस्था पर गहरा प्रहार किया था। आज 2026 में भी भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता की मानसिकता और वर्गीय असमानता मौजूद है। चक्रधर की चाहना अपनी जाति बदलने की आज के युवाओं की पहचान संकट को दर्शाती है। आज भी लोग अपनी सामाजिक पहचान छिपाने, बदलने या उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं। उपन्यास यह सिखाता है कि केवल बाहरी लेबल बदलने से समस्या का समाधान नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन चेतना में आवश्यक है। यह संदेश आज के सामाजिक न्याय आंदोलनों, आरक्षण संबंधी बहसों और वंचित वर्ग के उत्थान के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता। उपन्यास में ख्वाजा महमूद के परिवार के माध्यम से सांप्रदायिक सह अस्तित्व का चित्रण है। 1928 में जो सांप्रदायिक तनाव थे, आज 2026 में वे डिजिटल युग में नए रूप लेकर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक घृणा, फेक न्यूज और सांप्रदायिक विभाजन के खेल आज भी जारी हैं। कायाकल्प यह याद दिलाता है कि समाज की प्रगति के लिए सांप्रदायिक सद्भाव अनिवार्य है। उपन्यास में विभिन्न धर्मों और समुदायों के पात्रों का सह-अस्तित्व आज के ध्रुवीकृत समाज में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्थापित होता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन। एआई युग में रानी देवप्रिया की कथा में प्रेमचंद ने जड़ विज्ञान की निरर्थकता और आत्मज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। आज 2026 में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल तकनीक ने मनुष्य के जीवन को व्यापक रूप से बदल दिया है, तब यह प्रश्न और भी गंभीर हो गया है। क्या तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को वास्तव में सुखी बनाया है? क्या आत्मिक शून्यता की भरपाई गैजेट से हो सकती है? कायाकल्प आज के मेटेरियलिस्टिक समाज से पूछता है कि जब विज्ञान आत्मा और नैतिकता से रहित हो जाता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है। उपन्यास का यह संदेश एआई एथिक्स, डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक स्वास्थ्य की आज की बहसों में सीधे प्रवेश करता है। दाम्पत्य जीवन और संबंधों की शुद्धता। आज के युग में जब तलाक दरें बढ़ रही है, डेटिंग एप्स ने संबंधों को उपभोग का सामान बना दिया है और भौतिकवाद ने प्रेम को तृष्णा में बदल दिया है। कायाकल्प का संदेश दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। चक्रधर और अहल्या के संबंध में प्रेमचंद ने दिखाया कि केवल शारीरिक आकर्षण और भौतिक सुखों पर आधारित विवाह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन युग में जहां संबंध त्वरित और खोखले होते जा रहे हैं, उपन्यास यह सिखाता है कि आत्मिक संयोग, साधना और पारस्परिक समर्पण ही वास्तविक सुख का आधार है। अहल्या के पति भक्ति और बागेश्वरी के उद्देश्य आज के युवाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं। पहचान संकट और आत्म परिवर्तन की खोज। चक्रधर का संघर्ष अपनी पहचान बदलने का आज के सोशल मीडिया युग में अत्यंत प्रासंगिक है। आज लोग अपनी वर्चुअल पहचान बदलते हैं, अपने असली चेहरे को फिल्टर और मेकअप के पीछे छिपाते हैं और नए संस्करण में खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। परंतु क्या यह वास्तविक कायाकल्प है? उपन्यास यह दर्शाता है कि बाहरी मेकओवर अस्थायी है, वास्तविक परिवर्तन आंतरिक होना चाहिए। आज के सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल बॉन्डिंग और आइडेंटिटी क्राइसिस के दौर में यह संदेश की आत्मा का शुद्धिकरण ही वास्तविक कायाकल्प है, एक जीवन दार्शनिक प्रश्न बन जाता है।
राजनीतिक चेतना और सामाजिक न्याय। चक्रधर एक सामाजिक परिवर्तनकारी की भूमिका निभाता है। आज के युग में जब युवा राजनीति, सोशल मीडिया एक्टिविज्म और सिविल सोसाइटी के आंदोलन जोर पकड़ रहे हैं, चक्रधर का चरित्र एक प्रेरणा बन जाता है। परंतु उपन्यास यह भी चेतावनी देता है कि केवल बाहरी राजनीतिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। आज के रेवोल्यूशनरी युवाओं के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है कि वास्तविक क्रांति आंतरिक चेतना से शुरू होती है। ठाकुर विशाल सिंह जैसे अहंकारी सत्ता के प्रतीक आज भी समाज में मौजूद हैं, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के रूप में हो। परिवार संरचना में बदलाव और नए संकट। उपन्यास में विभिन्न परिवारों यशोदानंदन, बागेश्वरी, ख्वाजा महमूद, मुंशी ब्रजधर, निर्मल, ठाकुर विशाल सिंह और चक्रधर अहल्या के माध्यम से एक समग्र सामाजिक चित्र प्रस्तुत है। आज 2026 में जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, एकल माता पिता परिवार बढ़ रहे हैं और डिजिटल संस्कृति ने पारिवारिक संबंधों को कमजोर किया है, उपन्यास का परिवार आधारित विश्लेषण एक आईना बन जाता है। प्रेमचंद ने दिखाया कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और इसकी मजबूती से ही राष्ट्र की मजबूती संभव है। आज के वर्क लाइफ बैलेंस, पेरेंटिंग संकट और पारिवारिक घुटन के संदर्भ में यह संदेश अमूल्य है। महिला विमर्श और नारी की भूमिका। अहिल्या, बागेश्वरी और रानी देवप्रिया के चरित्र आज के फेमिनिज्म और महिला सशक्तिकरण की बहसों में नए अर्थ ले लेते हैं। अहिल्या की पति भक्ति को आज के संदर्भ में देखा जा सकता है। क्या यह केवल दास्तान है या एक सशक्त चयन है? बागेश्वरी एक मार्गदर्शिका की भूमिका निभाती है जो आज के मेंटरशिप और वुमेन सपोर्टिंग वुमेन के आदर्श को प्रतिबिंबित करती है। रानी देवप्रिया की आध्यात्मिक यात्रा नारी की बहुआयामी क्षमता को दर्शाती है। वह केवल भौतिक सीमाओं में बंधी ही नहीं अपितु आत्मिक उड़ान भर सकती है। वास्तविक परिवर्तन वर्सेस नकली बदलाव। उपन्यास का सबसे गहन संदेश वास्तविक कायाकल्प आंतरिक है, बाहरी नहीं। आज के कॉस्मेटिक कल्चर, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस और शॉर्टकट सक्सेस के युग में एक जोरदार झटका है। आज लोग शरीर बदलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, पहचान बदलते हैं, सोशल मीडिया पर विचार बदलते हैं ट्रेंड के हिसाब से, परंतु क्या आत्मा में वास्तविक परिवर्तन आता है? प्रेमचंद का उपन्यास आज के सरफेस लेवल लाइफ स्टाइल से पूछता है कि क्या हम वास्तव में बदल रहे हैं या केवल मेकओवर कर रहे हैं। नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना। 1928 और 2026 के बीच समय बदल गया, परंतु मनुष्य की मूलभूत समस्याएं वही है। अहंकार, लोभ, ईर्ष्या और आत्मिक शून्यता। कायाकल्प आज के भ्रष्टाचार युक्त, उपभोगवादी और तनावग्रस्त समाज में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का आह्वान करता है। यह उपन्यास साबित करता है कि साहित्यिक रचना केवल अपने युग की नहीं अपितु सभी युगों की समस्याओं से संवाद कर सकती है। जब तक मनुष्य में अधर्म, असमानता और आत्मिक अंधेरा है, तब तक परशुराम की प्रतीक्षा की तरह कायाकल्प की प्रतीक्षा भी जारी रहेगी। कायाकल्प आज 2026 में इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसमें उठाए गए प्रश्न जाति, सांप्रदायिकता, विज्ञान बनाम आध्यात्मिकता, दाम्पत्य जीवन की पवित्रता, पहचान संकट और वास्तविक परिवर्तन की संभावना
आज भी उतने ही ज्वलंत हैं जितने 1928 में थे। प्रेमचंद ने उस उपन्यास में न केवल एक युग की समस्याओं को दर्शाया है, अपितु मनुष्य की शाश्वत खोज को अमर बनाया। खोज एक ऐसे परिवर्तन की जो बाहरी नहीं अपितु आंतरिक हो, शरीर का नहीं अपितु आत्मा का हो। यही कारण है कि कायाकल्प आज भी पाठक से, दर्शक से और समाज से पूछता रहता है, क्या तुम में कायाकल्प संभव है? दो कथाओं का संगमित निष्कर्ष। कायाकल्प उपन्यास का निष्कर्ष उसकी द्वैत कथा संरचना के मेल से निकलता है। एक और चक्रधर की यथार्थवादी सामाजिक यात्रा है, जो जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता और सामंती अहंकार के विरुद्ध संघर्ष करती है। दूसरी ओर रानी देवप्रिया की अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा है, जो जन्मांतर और आत्मबोध की खोज प्रस्तुत करती है। इन दोनों कथाओं का अंतिम निष्कर्ष यह है कि वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक कायाकल्प केवल बाहरी सामाजिक संरचना में नहीं अपितु मनुष्य की आंतरिक चेतना में संभव है। चक्रधर बाहरी समाज बदलने का प्रयास करता है, परंतु स्वयं पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पाता। रानी देवप्रिया आंतरिक यात्रा करके आत्मबोध की ओर अग्रसर होती है। दोनों के संगम से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर साथ साथ कार्य किए बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाता है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता का अंतिम संदेश। उपन्यास का केंद्रीय निष्कर्ष दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता के चारों ओर घूमता है। चक्रधर और अहल्या के संबंधों के माध्यम से प्रेमचंद ने यह सिद्ध किया है कि केवल विलास, तृष्णा और भौतिक सुखों पर आधारित दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय और पूर्ण नहीं हो सकता। अहल्या की पति भक्ति, बागेश्वरी के उपदेश और लौंगी के आदर्श प्रेम का अंतिम निष्कर्ष यह है कि साधना और आत्मिक संयोग के बिना दाम्पत्य जीवन निरर्थक है। प्रेमचंद का यहाँ तक कहना है कि शारीरिक आकर्षण और बाहरी समर्पण क्षणिक है। वास्तविक प्रेम तभी संभव है जब दो आत्माएं एक दूसरे से गहराई से जुड़े। यह निष्कर्ष आज के विखंडित और उपभोगवादी समाज में एक आदर्श स्थापित करती है। सामाजिक परिवर्तन की सीमाएं और संभावनाएं। चक्रधर की कथा का निष्कर्ष यह है कि सामाजिक परिवर्तन केवल क्रांतिकारी नारों या बाहरी विद्रोह से संभव नहीं है। चक्रधर जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करना चाहता है, परंतु उसका अपना जीवन दुविधाओं और असफलताओं से घिरा रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं परिवर्तित हो, जब उसकी चेतना में न्याय, समानता और सह-अस्तित्व की भावना जागृत हो। केवल संस्थाओं या कानूनों को बदलने से समाज नहीं बदलता। समाज तभी बदलता है जब उसके नागरिकों के हृदय में परिवर्तन आए। यह निष्कर्ष आज के सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक चेतना के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। विज्ञान और आत्मज्ञान का अंतिम संतुलन। रानी देवप्रिया की कथा का निष्कर्ष यह है कि जड़ विज्ञान, जो आत्मज्ञान और नैतिक चेतना से रहित है, वह निरर्थक और खोखला है। आज के तकनीकी युग में जब विज्ञान ने हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है, कायाकल्प यह याद दिलाता है कि तकनीकी प्रगति का कोई मूल्य नहीं है अगर वह मनुष्य को आंतरिक शांति और सुख न दे सके। उपन्यास का निष्कर्ष यह है कि पाश्चात्य भौतिकवाद और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के बीच संतुलन आवश्यक है। विज्ञान मनुष्य की सेवा करे, परंतु आत्मा की खोज को न भूले। यह निष्कर्ष आज के एआई युग
जैविक तकनीक और डिजिटल क्रांति के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक लगता है। कायाकल्प शब्द का दार्शनिक निष्कर्ष। उपन्यास का सबसे गहन निष्कर्ष इसके शीर्षक में निहित है। कायाकल्प का शाब्दिक अर्थ है शरीर का पूर्ण परिवर्तन, परंतु प्रेमचंद का अंतिम संदेश यह है कि वास्तविक कायाकल्प शरीर का नहीं अपितु आत्मा का परिवर्तन है। चक्रधर अपना शरीर, अपनी जाति, अपनी सामाजिक स्थिति बदलना चाहता है, परंतु अंततः समझता है कि ये सब बाहरी लेबल है। रानी देवप्रिया कई जन्मों की यात्रा करके यह सिद्ध करती है कि आत्मा का शुद्धिकरण ही वास्तविक कायाकल्प है। इस प्रकार उपन्यास का निष्कर्ष यह दार्शनिक सत्य स्थापित करता है कि मनुष्य तभी नया बन सकता है जब उसकी चेतना शुद्ध हो, उसका हृदय परिवर्तित हो और उसकी आत्मा जागृत हो। परिवार और समाज का अंतिम चित्र। उपन्यास में प्रस्तुत विभिन्न परिवारों यशोदानंदन, बागेश्वरी, ख्वाजा महमूद, मुंशी ब्रजधर, निर्मल, ठाकुर विशाल सिंह, रानी देवप्रिया और चक्रधर अहिल्या का अंतिम निष्कर्ष यह है कि परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई है। जब तक परिवार में आत्मिक संयोग, समझ और साधना नहीं होती, तब तक समाज का निर्माण स्वस्थ नहीं हो सकता। ठाकुर विशाल सिंह के अहंकारी परिवार का विघटन और यशोदानंदन बागेश्वरी के आध्यात्मिक परिवार की स्थिरता इसके विपरीत उदाहरण है। निष्कर्ष यह है कि परिवार में प्रेम और साधना हो तो समाज स्वयं सुधर जाता है। प्रेमचंद की रचनाधर्मिता का निष्कर्ष। कायाकल्प का निष्कर्ष प्रेमचंद की रचनाधर्मिता की विविधता को भी स्थापित करता है। यह उपन्यास साबित करता है कि प्रेमचंद केवल एक यथार्थवादी लेखक नहीं थे, वे दार्शनिक प्रश्नों से भी गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने इस रचना के माध्यम से हिंदी उपन्यास की सीमाओं का विस्तार किया, यथार्थवाद को अलौकिक तत्वों से जोड़कर एक नई शैली का प्रयोग किया। यद्यपि इस प्रयोग को कुछ समीक्षकों ने शिथिल माना, परंतु इसका साहस और नवीनता अविस्मरणीय है। निष्कर्ष यह है कि कायाकल्प प्रेमचंद के साहित्यिक परिदृश्य का एक अनिवार्य अंग है जो उनकी विकास यात्रा को दर्शाता है। समकालीन प्रासंगिकता का निष्कर्ष। आज 2026 में कायाकल्प का निष्कर्ष इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रश्न 1928 में उठाए गए थे वे आज भी ज्वलंत है। जाति और पहचान संकट। आज भी लोग अपनी सामाजिक पहचान बदलने का प्रयास करते हैं। तकनीक और आत्मा। एआई युग में जड़ विज्ञान वर्सेस आत्मज्ञान का संघर्ष। संबंधों की शुद्धता। आज के खोखले और त्वरित संबंधों में आत्मिक संयोग का अभाव। सामाजिक न्याय। बाहरी क्रांति वर्सेस आंतरिक परिवर्तन की बहस। निष्कर्ष यह है कि कायाकल्प केवल ऐतिहासिक उपन्यास नहीं अपितु एक जीवंत दस्तावेज है जो हर युग के पाठक से पूछता रहता है, क्या तुमने कायाकल्प संभव है? अंतिम निष्कर्ष। संक्षेप में कायाकल्प का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन, वास्तविक कायाकल्प बाहरी शरीर, जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति बदलने से नहीं अपितु आंतरिक चेतना के शुद्धिकरण से संभव है। प्रेमचंद ने चक्रधर की असफल यथार्थवादी यात्रा और रानी देवप्रिया की सफल आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि आत्मा का परिवर्तन ही शरीर के परिवर्तन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दाम्पत्य प्रेम की पवित्रता, साधना का महत्व, सामाजिक न्याय के लिए आंतरिक चेतना की आवश्यकता और विज्ञान के साथ आध्यात्मिकता का संतुलन
ये सभी संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 1928 में थे। उपन्यास अंततः यह कहता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधेरे को रोशनी नहीं देता, तब तक बाहरी दुनिया बदलने का हर प्रयास अधूरा रह जाता है। तो यह था कायाकल्प, मुंशी प्रेमचंद का सबसे साहसी प्रयोग। एक उपन्यास जो 1928 में लिखा गया था, पर आज 2026 में भी आपसे पूछता है, क्या तुम्हें कायाकल्प संभव है? क्या आप अपनी आत्मा को बदल सकते हैं या सिर्फ अपना मास्क? मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट में बताइए। कायाकल्प का मतलब है आत्मा का परिवर्तन। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया जब आप पूरी तरह बदल गए अंदर से? अपनी कहानी कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी ही हिंदी साहित्य की गहरी बातचीत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे प्रेमचंद के दूसरे उपन्यास की। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। धन्यवाद।